हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल IFAS केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ KSET 2020 का जो पेपर हुआ है रिसेंटली, उसके फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 66 टू 80 ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, KSET का पेपर काफी मतलब उतना जितना इजी नॉर्मली पिछले साल के पेपर्स रहे हैं उतना इजी नहीं रहा है, मगर फिर भी आप अगर आपका नॉलेज सही तरीके से अप्लाई कर पाए तो ये पेपर भी आपको काफी आसान रहेगा, आसान गया होगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन देखो, प्रिसीजन रिफर्स टू। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी इन दोनों चीजों में हमेशा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का, तो आपको याद क्या रखना है, ये और ये दो अगर हमारे पास रीडिंग्स है, मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ओके, दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, एंड दिस इज आल्सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो अगर आपके मेजरमेंट्स कुछ इस तरह आते हैं कि 4 मेजरमेंट्स आए हैं और ये चारों मेजरमेंट्स का अगर एवरेज आपने लिया तो आपको एवरेज मिलेगा कहीं पे यहां पे, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसके आसपास मिलेगा। So this is what is called as accurate. This is what is called as accurate. ठीक है, अगर on the other hand आपके रीडिंग्स ऐसे रहे 1 2 3 4, ठीक है, तो ये रीडिंग कैसे होगी, दिस रीडिंग इज प्रिसाइज, दिस मेजरमेंट इज प्रिसाइज, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू से दूर आ रहे हैं मगर हर बार वही रीडिंग आ रही है। ओके, हर बार मेजरमेंट वही आ रही है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसके ऊपर कहीं ना कहीं रीडिंग आ रही है, तो दिस इज प्रिसाइज। और तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है मगर आपको जो रीडिंग्स मिल रहे हैं वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के काफी नजदीक है। ओके, और सेंटर में ही है। ठीक है, यहां पे अगर पहला आपने देखा तो यहां पे ओवरऑल एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यू के नजदीक है मगर ये रीडिंग्स बहुत दूर दूर है। यहां पे चारों रीडिंग्स जो है वो बहुत पास में है, so then this is precise as well as accurate। ठीक है, तो accurate का मतलब है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, हमें जो वैल्यू पता है कि सही है उसके आसपास मेजरमेंट्स आ गए, इसका मतलब वो एक्यूरेट है। ऑन एन एवरेज भी अगर उसके आसपास आ गए तब वो मेजरमेंट एक्यूरेट है। अगर वो बहुत दूर दूर है तो वो एक्यूरेट नहीं है, मगर सारे दूर हैं मगर एक दूसरे के काफी नजदीक है तब वो रीडिंग हो जाती है प्रिसाइज। ठीक है, और ये फाइनली जो है लास्टली प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। ओके, इसका एक अच्छा एग्जांपल हम देते हैं कि जो भी घड़ियों, वॉच की जो कंपनी होती है ना, घड़ियों की कंपनी की एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे तो उसपे हमेशा कहा जाता है कि प्रिसीजन वॉचेस, जो वॉचेस महंगे वॉचेस होते हैं उनको कहा जाता है प्रिसीजन वॉचेस, उनको एक्यूरेट वॉच कभी नहीं कहा जाता। ओके, इसका मतलब क्या है, एक्यूरेट वॉच मतलब उसको सही टाइम दिखाना चाहिए हर बार, मगर टाइम तो मैं खुद सेट कर सकता हूं, तो ऐसा हो सकता है कि वो टाइम हमेशा इनएक्यूरेट दिखाए। मतलब अभी जैसे सपोज अभी शाम के 5 बज गए हैं और मैं सेट कर देता हूं कि ये 5:30 दिखाएगा। ठीक है, तो मतलब किसी भी टाइम पे देखो आपको घड़ी हमेशा आधा घंटा आगे ही दिखाई देगी। ओके, आधा घंटा फास्ट नजर आएगी। ठीक है, मगर प्रिसीजन का मतलब क्या है, प्रिसाइज वॉच या प्रिसीजन वॉच का मतलब क्या है कि हर घड़ी में 1 सेकंड का जो टाइम होता है ना, 1 सेकंड का मेजरमेंट होता है, वो थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी कुछ घड़ियां होती है जो आप सेट करोगे 5 बजे के, तो 1 महीने बाद वो 5 बजे की जगह पे 5:05 दिखाएंगे, तो मतलब 1 महीने में वो 5 मिनट आगे चली गई है। ऐसा हो सकता है घड़ियों में। सो दीज वॉचेस आर नॉट प्रिसाइज वॉचेस, क्योंकि उनका जो 1 सेकंड का स्पैन है वो 1 सेकंड का स्पैन वेरी करता है। ओके, सो देन दे आर नॉट प्रिसीजन वॉचेस। इसीलिए घड़ियों को प्रिसीजन वॉचेस कहा जाता है, क्योंकि एक्यूरेसी हम पे डिपेंडेंट है, हमने वो वॉच सही सेट किया कि नहीं। ओके, तो सेम थिंग अप्लाइज इन मेजरमेंट्स। ठीक है, तो पहला अगर देखा, अग्रीमेंट ऑफ मेजर्ड पैरामीटर्स विद एक्सपेक्टेड वैल्यू, दिस इज एक्चुअली एक्यूरेसी। ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू से अग्री करेंगे तो ये एक्यूरेसी होगी, सो दैट्स नॉट करेक्ट। अग्रीमेंट अमंग रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ द मेजर्ड पैरामीटर, तो ये वैल्यूज किसी और वैल्यू से कंपेयर नहीं किया जा रहा, ये जो 4 वैल्यूज आ रहे हैं ये एक दूसरे में कंसिस्टेंट है, एक दूसरे से अग्री करती हैं, तो दिस इज प्रिसिजन।
अग्रीमेंट ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू दोनों अग्री हो ही नहीं सकते, तो दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग। और सिस्टमैटिक एरर जब होगा तब वो प्रिसाइज नहीं होगा। ओके, इफ देयर इज अ सिस्टमैटिक एरर इट्स नॉट प्रिसाइज, तो ऑब्वियसली दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अग्रीमेंट अमंग रिस्पेक्टिव वैल्यूज। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, यूजिंग मेथड ऑफ एवरेज फॉर फिटिंग अ डेटा सेट xi yi to the equation y is equal to mx, coefficient m is estimated by। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको नजर आएगी कि y is equal to mx, y is equal to mx लिख रहे हैं। ये जो है इसका यूनिट क्या आना चाहिए, ये जो है इसका यूनिट क्या आना चाहिए। सो m अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा, दिस शुड कम टू बी y अपॉन x। ओके, तो यूनिट क्या आना चाहिए, y का यूनिट डिवाइडेड बाय x का यूनिट। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या होगा, y के यूनिट का स्क्वायर अपॉन x के यूनिट का स्क्वायर, यूनिट ही नहीं मैच करेंगे, ये गलत होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के यूनिट अपॉन y के यूनिट, तो ये भी गलत होगा। यहाँ पे क्या है, xi yi अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ऐसा अगर आप लिखोगे तो ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर और ये y, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और x अपॉन वाई बचेगा, तो मतलब ये भी गलत है। सही आंसर क्या हुआ, डी। ठीक है, तो अगर आपको रिग्रेशन फिटिंग या लीस्ट स्क्वायर फिटिंग मेथड के एक्चुअल कैलकुलेशंस भी याद नहीं है, आप सिर्फ यूनिट से भी पता एक कैलकुलेटेड गेस ले सकते हो और आपका आंसर फिर भी सही आएगा, क्योंकि डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। सो अदरवाइज m इज समेशन ऑफ xi yi अपॉन समेशन ऑफ xi स्क्वायर, मगर ऐसा वैल्यू क्यों आता है उसके लिए आपको लीस्ट स्क्वायर फिटिंग या फिर रिग्रेशन फिटिंग ये पता होना चाहिए। ये पता नहीं होगा तब भी ये जो एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक मेथड आप याद रख सकते हो यूनिट्स का। यूनिट्स देखोगे तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वाई अपॉन एक्स जो हमें चाहिए था। ओके, सो दैट इज वाई द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हिंट्स जो है ये याद रखिए कि कैसे हमने किया है, कि हमें एग्जैक्ट आंसर भी शायद नहीं पता है, मगर फिर भी हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, यूनिट्स का ट्रिक यूज कर सकते हैं, उससे हम सही आंसर कभी कभी गेस भी कर पाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, AB6 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप है, मतलब क्या हुआ, ए यहाँ पे है, बी चारों यहाँ पे होंगे, बी 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 बी। ओके, इन चारों का एक सिंगल प्लेन बन जाएगा। ओके, so you can actually shade this plane, इन चारों का एक प्लेन बन गया है, और यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है। ठीक है, तो ये मिल गया। ऑलराइट, तो ये होगी ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री। अब उन्होंने कहा है कि AB5C है, तो यहाँ का B निकाल के हम यहाँ पे एक अलग एलिमेंट लिख देते हैं C। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री था, ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री था, रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अब ये नहीं होगा। ओके, दिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री विल डिसअपियर, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, हमारे पास एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री बचेगा, व्हिच इज दिस। ओके, इस एक्सिस के अराउंड आप रोटेट कर सकते हो, और ये कौन सा एक्सिस है, दिस इज अ C4 एक्सिस, दिस इज अ C4 एक्सिस। तो C4 जहां पे होगा वो सही आंसर है, मतलब फर्स्ट और थर्ड ये ऑप्शन चले गए। अब देखना है कि C4H है या C4V है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, क्या ये येलो प्लेन जो हमने मार्क किया है, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये येलो प्लेन जो है, दिस इज नॉट अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, नॉट अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसा क्यों, प्लेन ऑफ सिमेट्री ये क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एक एटम ग्रीन कलर का है, यहाँ पे एक एटम रेड कलर का है, तो ये दोनों सिमेट्रिकल नहीं रहेंगे। इसका मतलब C4H भी नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बचा कौन सा, B। ध्यान दीजिए, कभी कभी हमारे पास हमको आंसर्स एग्जैक्टली पता भी नहीं रहते या फिर कंफ्यूज होते हैं दो आंसर्स में, तो हमें क्या करना है, गलत आंसर ढूंढ निकालने हैं और गलत आंसर्स को निकाल देना है, जो बचेगा वो सही आंसर है। ठीक है, सो दिस इज ये जो सारी ट्रिक्स है ना, ये आपको
MCQ टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है। तो ये सारी ट्रिक्स आपको ठीक से सीखनी है। IFAS का अगर आपने ऑनलाइन कोर्स रजिस्टर किया तो ये सारी ट्रिक्स, ये कैसे करना है, ये हम क्लासेस में रेगुलरली पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्री ऑपरेशंस फॉर अ गिवन मॉलिक्यूल इज ऑलवेज अ सिमेट्री ऑपरेशन। द प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा XY इनटू S4Z। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, S4Z ये क्या है, दिस इज एक्चुअली C4Z, C4Z मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा XY, ठीक है, C4Z मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा XY, क्योंकि S4 क्या होता है, रोटेशन अराउंड एन एक्सिस बट रिफ्लेक्शन अराउंड अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस। तो इस एक्सिस के अराउंड अगर रोटेट कर रहे हो तो ये जो प्लेन है इस प्लेन के अराउंड आपको रिफ्लेक्ट करना है। और देयरफॉर अगर आप ये देखोगे कि सिग्मा XY multiplied by S4Z multiplied by sigma XY again, ठीक है। तो ये एक चीज आपको याद रखना है, सिग्मा इंटू सिग्मा इज ऑलवेज E। तो ये सिग्मा और ये सिग्मा, सॉरी यहाँ पे S4 लिखा है मैंने, यहाँ पे C4 होना चाहिए था, सॉरी एक मिनट मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, सही लिखा था। दिस इज इक्वल टू सिग्मा XY मल्टीप्लाइड बाय C4Z मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा XY अगेन, ठीक है। और ये जो हमने लिखा है सिग्मा इंटू सिग्मा इज E, इसकी वजह से ये सिग्मा और ये सिग्मा दोनों मल्टीप्लाई होके हमें मिलेगा E। तो E इंटू C4Z क्या होगा, E इंटू C4Z इज जस्ट C4Z। तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने दो बार मिरर इमेज ले लिया, ओके, इफ यू टेक अ मिरर इमेज ट्वाइस देन यू गेट बैक द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो यही हमें पता चल रहा है, यहाँ पे एक मिरर और दूसरा मिरर ये दो बार ले रहे हैं, इसका मतलब सही आंसर ये दोनों मल्टीप्लाई होके E हो जाएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर मिल जाएगा, और आइडेंटिटी ऑपरेटर आपको करेक्ट आंसर देगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर इनटू एनी अदर ऑपरेटर इज द सेम ऑपरेटर, तो C4Z आपका आंसर होगा, ठीक है। ये एक ट्रिक आपको याद रखनी है, सिग्मा इंटू सिग्मा इज E, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्ट ऑफ द कैरेक्टर टेबल फॉर C3V पॉइंट ग्रुप इज गिवन बिलो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ओके, हमें क्या करना है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को, अच्छा ये रिड्यूसिबल नहीं, इररिड्यूसिबल कंपोनेंट्स होना चाहिए, इररिड्यूसिबल होना चाहिए यहाँ पे, ओके, दिस शुड नॉट हैव बीन रिड्यूसिबल, ये इररिड्यूसिबल कंपोनेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो इररिड्यूसिबल कंपोनेंट्स हमें ढूंढने हैं, तो वो कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नजर क्या आना चाहिए कि A2 जो है, ओके, A2 दो जगह पे सेम है और बाकी दो जगह पे अलग है, मतलब A2 के तीन अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो अगर मैं A2 का कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मुझे बहुत इजी चला जाएगा, ओके। सो इफ आई कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ A2 दैट इज सफिशिएंट टू एलिमिनेट टू ऑप्शंस, या फिर अगर 2A2 ही आ गया तो मुझे तो आंसर ही मिल जाएगा, है ना। तो आंसर चॉइसेस देख के भी आप कभी कभी पता चलेगा आपको कि सबसे फास्टेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर चॉइसेस देखोगे तो 2A2 है, या फिर A2 है, या फिर 3A2 है। तो हमें A2 का कोएफिशिएंट भी कैलकुलेट कर लिया तो शायद आंसर हमें डायरेक्टली एक स्टेप में ही मिल जाए, तो हमें सारा का सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने E क्यों नहीं किया, क्योंकि आप देखोगे कि E 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इमीडिएटली शायद एलिमिनेट ना कर पाऊं, क्योंकि E का अगर सही आंसर आ गया तो मैं शायद एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मगर जहां पे आप A2 का देख रहे हो, A2 दो जगह पे रिपीट हुआ है मगर इनका A1 का वैल्यू अलग है, तो मुझे सिर्फ एक और कैलकुलेशन करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ऑलराइट, हमें यूज करना है स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला।
which is number of times an irreducible representation repeats is given by 1 upon h. h क्या होता है? h is the order, और order कैसे कैलकुलेट करते हैं? order is this. okay, ये जो 6 है ये order है. this is the value in the reducible representation. e का जो कैरेक्टर है that is h. ठीक है, multiplied by summation of g of r, मतलब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर इनटू सॉरी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का ये होता है डीजेनरेसी. मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है. ओके, सो देन काय ऑफ द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इसका कैरेक्टर. ओके, एंड रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर. ठीक है, सॉरी जी ऑफ आर मैंने क्या कहा? जी ऑफ आर मैंने डीजेनरेसी कहा. जी ऑफ आर इज एक्चुअली दिस. ओके, ये जो वैल्यूज हैं दीज आर जी ऑफ आर. ओके, दीज आर जी ऑफ आर. तो इनसे मल्टीप्लाई करना है. काय आई आर जो है दिस इज द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन. तो मतलब ये जो वैल्यूज हैं सॉरी ये जो वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यूज हो जाती हैं काय आई आर की वैल्यूज. और ये जो काय आर है तो ये जो तीन वैल्यूज हैं यहाँ पे दीज आर काय ऑफ आर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? A2 का इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करेंगे. सो द नंबर ऑफ टाइम्स A2 appears, this is given by h. क्या है? h is the character of e in the reducible representation. तो यहाँ पे 1/6 आएगा. समेशन ऑफ, अब काय g of r e के लिए 1 है. ठीक है, दिस इज 1. तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन A2 का क्या है? 1 है, मल्टीप्लाइड बाय रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या है? 6 प्लस उसके बाद सेकंड ये है +2 इनटू इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का नंबर है 1, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का नंबर है 3 प्लस. ओके, तो ये एक है, ये दूसरा है, तीसरा हमें क्या लेना है? ये 3 लेना होगा. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में -1 है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 0 है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा. ओके, अब हमें सिर्फ ये सॉल्व करना है, हमें सिर्फ ये इवेल्युएट करना है. ये इवेल्युएट करोगे तो 1/6 इंटू 6 प्लस 6 प्लस 0, ये अगर कैलकुलेट किया 1/6 ऑफ 12, मतलब ये 2 आएगा. तो इसका मतलब 2A2 सही है. इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा. ये बाकी सारे ऑप्शंस ऑब्वियसली गलत हो जाएंगे. ठीक है, अगर इसी तरह बाद में नंबर ऑफ A1, नंबर ऑफ टाइम्स A1 शुड अपीयर या नंबर ऑफ टाइम्स E शुड अपीयर, ये अगर आपने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यूज भी सही आने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. मिक्सिंग ऑफ गैस X विथ गैस X should not produce entropy change is associated with. अब मिक्सिंग ऑफ गैसेस, ठीक है, और उसका एंट्रोपी चेंज ये कहां से हमें मिलता है? दिस इज ऑलवेज रिलेटेड टू केमिकल पोटेंशियल. ओके, और केमिकल पोटेंशियल जो होता है दिस इज ऑलवेज रिलेटेड टू गिब्स फ्री एनर्जी. दिस इज ऑलवेज रिलेटेड टू गिब्स फ्री एनर्जी. ठीक है, तो टिपिकली ये जो क्वेश्चन है ये आपके क्लासेस में कभी नहीं पढ़ाया गया होगा, आपने एमएससी में भी नहीं पढ़ा होगा, बुक्स में भी जनरली डायरेक्टली कभी मिलता नहीं है ये. मगर ये जो दिया है मिक्सिंग ऑफ गैस और एंट्रोपी चेंज, इससे रिलेटेड जो चीजें हैं ना, तो वहां पे गिब्स का नाम सबसे पहले आ जाता है. ठीक है, इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा गिब्स पैराडॉक्स. ओके, ज्यादा सोचना भी नहीं है. हेल्महोल्ट्ज पैराडॉक्स नहीं होगा, करीज पैराडॉक्स भी नहीं होगा. ये कभी केमिकल पोटेंशियल से रिलेटेड नहीं होते हैं. रसेल्स पैराडॉक्स ये एक्चुअली केमिस्ट्री में आता भी नहीं है, ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन थियरी में आता है या स्टैटिस्टिक्स में आता है. ठीक है, सो नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर. सी विल बी द करेक्ट आंसर, गिब्स पैराडॉक्स. ठीक है, हेल्महोल्ट्ज पैराडॉक्स एक्चुअली क्या है? हेल्महोल्ट्ज पैराडॉक्स हैज समथिंग टू डू विद द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द एंट्रोपी, जो हम कहते हैं कि एंट्रोपी ऑलवेज शुड कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो उससे रिलेटेड ये हेल्महोल्ट्ज पैराडॉक्स होगा. ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन जो था, दिस क्वेश्चन वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, तो ये बहुत इजीली आपको याद भी नहीं होगा क्योंकि कॉलेजेस में जनरली नहीं पढ़ाते हैं.
दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट दैट यू जनरली लर्न इन अ थर्मोडायनेमिक्स कोर्स। तो ये जो क्वेश्चन था मुझे लगा कि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस लग सकता है, मगर फिर भी आपको एक अच्छा हिंट मिल सकता है बेस्ड ऑन कौन कौन से वर्ड्स यूज किए हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को भी आ जाएगा। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, दूसरा क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी, दिस इज 1.38 इंटू 10⁻⁻23। अब ये 1.38 है या क्या है ये याद भी नहीं रहा, तो मैं याद कैसे रखता हूँ? R अपॉन Na। R मतलब मोलर गैस कांस्टेंट है, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, और ये 10⁻23 होता है। इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में 10⁻23 है, तो इन न्यूमरेटर में 10⁻⁻23 आएगा। उतना भी याद रखा तो इस क्वेश्चन के लिए काफी है। C, C क्या है? फैराडेज कांस्टेंट F, दिस इज 96,483 कूलोम्स, या फिर नॉर्मली हम लिखते हैं 96,500 कूलोम्स। ठीक है, और लास्ट क्या है? गैस कांस्टेंट D, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, जूल्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है, सो अब इन चारों में से कौन सा वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट है? ऑब्वियसली ये वैल्यू ग्रेटेस्ट है, ऑब्वियसली दिस इज 96,000। यहाँ पे अगर आपने देखा सभी जगह पे माइनस है, और ये तो 10⁻1 है, 8 पॉइंट है, 8 से 96,000 डेफिनेटली बड़ा है, तो आंसर है सी। ठीक है, सिर्फ मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। लार्जेस्ट नंबर मतलब ये उन्होंने पूछना चाहिए था कि एसआई यूनिट्स में रिप्रेजेंट करोगे तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। फॉर एग्जांपल एच को मैं कोई भी एक आर्बिट्ररी यूनिट डिफाइन कर सकता हूँ, और उस यूनिट में एच का वैल्यू ज्यादा आ सकता है। 10⁻19 करना है तो उतना भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो उनको मुझे लगता है कि कहना चाहिए था एसआई यूनिट, मगर मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन वो डिस्क्वालीफाई करेंगे या करेक्शंस के लिए आपको अलाउ करेंगे। मगर ऐसा यूनिट्स नहीं लिखा है, इसलिए मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन उतना सही नहीं है। फॉर एग्जांपल आर का वैल्यू अगर जूल्स की जगह पे अर्ग्स में लिख दूंगा तो ये 10⁻7 डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और 10⁻7 फैराडेज कांस्टेंट से बड़ा है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये आंसर की रिलीज करेंगे तब क्या कहेंगे। और मुझे लगता है कि ये 72nd क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है, उनको ये मेंशन करना चाहिए था जो उन्होंने मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, an open thermodynamic system is one in which, okay, open system, closed system, और तीन टाइप के सिस्टम्स होते हैं, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। ठीक है, इन सिस्टम्स में क्या क्या एक्सचेंज हो सकता है? क्या मैटर एक्सचेंज हो सकता है? क्या एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है? ये हमें देखना है, एनर्जी या फिर हीट ये एक्सचेंज हो सकती है कि नहीं, ये देखना है। ठीक है, इसके बेसिस पे ये तीन टेबल्स हमने बनाए हैं। ओके, अब ये कैसे एक्सप्लेन करोगे? ओपन सिस्टम में सब कुछ एक्सचेंज हो सकता है, क्लोज सिस्टम में मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता मगर एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, मगर आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो अब उन्होंने क्या कहा है, हमें कौन सा सिस्टम चाहिए? वी वांट एन ओपन सिस्टम। ओके, वी वांट एन ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम मतलब हमें ये चाहिए, सो दोनों मैटर और हीट एक्सचेंज कर पाना आना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा है। मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज बट एनर्जी में, मास डज नॉट क्रॉस, ये गलत है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। नीदर मास नॉर एनर्जी, नो, ये भी गलत है। बोथ एनर्जी एंड मास, यस, दैट इज व्हाट वी वांट। मास बट नॉट एनर्जी, मतलब ये भी गलत है। ओके, फुल टॉस क्वेश्चन था, धक्का मार के आ जाओ। Okay, so C, option number C is the correct answer in this particular case. Next question देखो, for a chemical reaction delta H is equal to -100 kilojoules and delta S is -100 joules per Kelvin. This reaction will be spontaneous at. अब spontaneity का condition क्या है? Spontaneity means delta G, which is delta H minus T delta S should be less than 0. ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि बी आंसर है, मगर बी आंसर नहीं है। देखते हैं क्यों। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये कितना होगा?
डेल्टा एच है -100 किलो जूल्स, मतलब यहाँ पे इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा क्योंकि किलो जूल्स है, माइनस टी इंटू डेल्टा एस क्या है -100, ठीक है। सो ये कितना आता है -10⁵ प्लस 100t, ओके। और ये वैल्यू जो है वो 0 से कम होना चाहिए, देयरफॉर डेल्टा जी लेस देन 0 मीन्स -10⁵ प्लस 100t शुड बी लेस देन 0, ठीक है। अब ये -10⁵ उस तरफ ले जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा 100t इज लेस देन 10⁵। और यहाँ पे अगर कैंसल करना शुरू करें, डिवाइड बाय 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ t बचेगा, यहाँ पे 10⁵ मतलब 1000 बचेगा, ओके 1000 केल्विन। मगर 1000 आंसर नहीं है, हमें t क्या चाहिए 1000 से कम चाहिए, which means this is not correct and these values are more than 1000, so the correct answer is the first option, ठीक है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, spontaneous at which of the given temperatures, it will be spontaneous at 900 Kelvin, क्योंकि वहां पे डेल्टा जी लेस देन 0 है, नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, according to the phase rule the number of degrees of freedom for a mixture of three gases at a constant temperature and pressure will be, ठीक है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है तो हमने देखा है कि कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ओके स्पेशली कांस्टेंट प्रेशर के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हम कुछ इस तरह लिखते हैं C-P+2, ओके C-P+2 इस तरह का फॉर्मूला लिखा है। और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, यहाँ पे 3 गैसेस हैं तो आपको लगेगा कि ये 3 माइनस फेजेस एक ही है, सॉरी +2 नहीं होगा, ये +1 होगा फॉर कांस्टेंट प्रेशर, ओके। ये मॉडिफाइड गिब्स फेज रूल होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। सो 3 - 1 + 1 तो आंसर 3 आ जाएगा और आप ये मार्क कर लोगे, ठीक है। बट अगेन दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, this is not the correct answer at constant temperature, this is just at constant pressure। अगर temperature भी constant है, if temperature is also constant, okay, so this is only constant P, ठीक है। अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो हम एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब क्या होगा F विल बी इक्वल टू 3 - 1, F विल बी इक्वल टू 3 - 1 मतलब C-P+1 -1, क्योंकि टेम्परेचर भी हमने निकाल दिया है which is just C-P, तो ये 3 - 1 आएगा which is 2, ये 3 - 1 आएगा which is 2। तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कौन सी है, देयर आर 2 इंटेंसिव प्रॉपर्टीज दैट वी कैन यूज टू डिफाइन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। और ये दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन से हैं, दे आर द केमिकल पोटेंशियल ऑफ 2 ऑफ द गैसेस, एनी 2 गैसेस, 2 गैसेस का केमिकल पोटेंशियल पता चल गया, तीसरे गैस का अपने आप आ जाएगा। So those 2 degrees of freedom are to be used, so the correct answer is the third option which is C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, the filling of molecular orbitals take place according to, तो obviously ऑफ-बाउ रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल, ये तीनों यूज करना है। ऑफ-बाउ रूल क्या बताता है, दिस इज एनर्जी। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है, दिस इज समथिंग टू से अबाउट क्वांटम नंबर्स, ओके। सारे जो क्वांटम नंबर्स हम डिसाइड करते हैं कि सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, दैट इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और हंट्स रूल क्या बताता है, हंट्स रूल ये स्पिन एंड पेयरिंग के बारे में बात करता है, ओके। पेयरिंग कब होगा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बनने के बाद ही पेयरिंग होगा, ये हंट्स रूल बताता है। सो ऑल 3 आर टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल फिलिंग अप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सो करेक्ट आंसर इज डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगेन 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is not a Euclid approximation in Euclid molecular orbital theory, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ओवरलैप इंटीग्रल्स Sij are taken as delta ij, this is correct, Hij are taken as alpha, this is also correct provided I is equal to j,
and hij are taken either beta or 0. This is if I is not equal to j. तो ये तीनों assumptions हम एक्चुअली कंसिडर करते हैं HMOT में. HMOT is applicable to planar molecules, ये हम assume नहीं करते हैं, but this is something that we typically get as a consequence of conjugation. ठीक है, मगर ये assume हम नहीं करते हैं for Huckel molecular orbital theory. ठीक है, तो delocalization जहां जहां हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का वहां वहां पे आप डायरेक्टली HMOT यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल लिथियम का अगर आपने क्लस्टर यूज किया, लिथियम लिथियम लिथियम, तब उसमें भी आप ये कह सकते हो. ठीक है, HMOT अप्लाई कर सकते हो. ऐसा एक क्वेश्चन TIFR के एग्जाम में आ चुका है. तो HMOT कैन बी अप्लाइड टू अदर सिस्टम्स वेयर देयर इज नो कॉन्जुगेशन बट वेयर देयर इज डीलोकलाइजेशन. डीलोकलाइजेशन होना सफिशिएंट है टू अप्लाई HMOT. सो प्लेनर होना उतना जरूरी नहीं है. ओके, सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ यूकेल अप्रोक्सीमेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ फ्री पार्टिकल इन वन डायरेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. फॉर अ फ्री पार्टिकल इन वन डायरेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. द एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. नो. अब फ्री पार्टिकल का जनरली वेव फंक्शन क्या होता है? साई इज इक्वल टू ए ई रेज टू आई के एक्स प्लस बी रेज टू बी इंटू ई रेज टू माइनस आई के एक्स. ठीक है, और ये k क्या होता है? दिस k इज एन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी. ये k होता है यहाँ पे और यहाँ पे ये जो k है, k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, और लैम्डा क्या होता है? h अपॉन p. ओके, सो दिस इज 2 पाई अपॉन h अपॉन p. ठीक है, और h अपॉन 2 पाई क्या होता है? h क्रॉस होता है. सो देयरफॉर हमें मिलता है p इज इक्वल टू k h क्रॉस. ठीक है, और देयरफॉर E क्या होती है? फ्री पार्टिकल है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी हमें पता है दिस इज p स्क्वायर अपॉन 2 है. तो ये अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया तो k स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इज द एनर्जी. ठीक है, और ये जो k का वैल्यू है, ओके, k कैन टेक एनी वैल्यू. k कैन टेक एनी वैल्यू, एनी पॉजिटिव वैल्यू, मोर प्रिसाइसली हमें कहना चाहिए एनी पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है. ओके, सो दिस कैन टेक एनी पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, ऑलराइट. तो इसका मतलब है क्वांटाइज्ड एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज ने कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ये ले सकता है. ओके, ऑल्सो फ्री पार्टिकल है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा. ठीक है, सो द एनर्जी कैन टेक एनी नेगेटिव वैल्यू. हमने देखा है अभी पॉजिटिव वैल्यू होना जरूरी है, तो नेगेटिव वैल्यू भी नहीं हो सकता. द वेव फंक्शन कैन बी नॉर्मलाइज्ड. द वेव फंक्शन can be normalized? No, the wave function cannot be normalized. ठीक है, तो ये एक पार्ट जो है वो गलत है. ओके, ये जो वेव फंक्शन है ये नॉर्मलाइज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, क्योंकि ये वेव फंक्शन जो है वो लोकलाइज्ड वेव फंक्शन नहीं है, तो इसको नॉर्मलाइज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. ठीक है, सो इवन द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. So that remains the fourth option. Energy can take any positive value. वही हमने यहाँ पे भी लिखा है, any positive value. So the last option D, that is the correct answer. ठीक है, next question देख लो. Which of the following is true for acceptable wave functions for the bound state? Which of the following is true for the acceptable wave function for the bound state? अब bound state का मतलब क्या होता है? Bound state मतलब psi should tend to 0 as x tends to plus minus infinity. Okay, ये क्यों होना जरूरी है? So that the wave function is normalizable. So that the wave function is normalizable. क्योंकि ये bound state है, bound state मतलब वो localized wave function होना चाहिए, तो उसका कहीं ना कहीं एक maximum आ जाना चाहिए wave function का. So for which you need the wave function to be specifically normalizable. ठीक है, अब wave function का real होना उतना जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फाई पार्ट ऑफ एच एटम, हाइड्रोजन एटम वेव फंक्शन का अगर आपने फाई पार्ट देखा, तो फाई पार्ट इज नॉट इवन अ रियल फंक्शन बट इट इज अ बाउंड स्टेट नेवरदीलेस. ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है. सेकंड ऑप्शन, द वेव फंक्शन मस्ट बी एन इवन फंक्शन. ओके, ये भी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑड psi ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. ठीक है, n का वैल्यू या v का वैल्यू जब ऑड होता है
तब वो सारे वेव फंक्शंस भी बाउंड स्टेट्स ही है फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसका मतलब ये भी गलत है, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड ऑप्शन इज आल्सो नॉट रियली नेसेसरी, ठीक है। रियल होना जरूरी नहीं है, इवन होना भी जरूरी नहीं है। क्वाड्रेटिकली इंटीग्रेबल, क्वाड्रेटिकली इंटीग्रेबल मतलब ही है नॉर्मलाइजेबल, इसी का मतलब होता है नॉर्मलाइजेबल, ठीक है। एंड बीइंग नॉर्मलाइजेबल इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर अ बाउंड स्टेट, ठीक है। इसीलिए द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने लास्ट ऑप्शन देखा, वेव फंक्शन मस्ट बी एंटीसिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू इंटरचेंज ऑफ एनी टू पार्टिकल्स, एंटीसिमेट्रिक, दिस इज ओनली फॉर फर्मियंस, दिस इज ट्रू ओनली फॉर फर्मियंस। अगर बोसॉन्स रहेंगे तो बोसॉन्स के लिए सिमेट्रिक होना जरूरी है, विच इज व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप सोचना शुरू करोगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। बट if we start talking about bosons, then the fourth option is not correct, and which is why the correct answer is the third option, ठीक है। all right, so for a function f of x is equal to a into e raised to minus 2ix, ठीक है। ये भी देखो, ये भी imaginary wave function है, complex wave function है। for x lying between 1 to 5, which of the following is the value of a such that the function is normalized, ठीक है। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ, और रादर ये अगर नॉर्मलाइज्ड होना जरूरी है देन, तो सो देन इंटीग्रल ऑफ एफ स्टार इंटू एफ डी एक्स शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इंटीग्रल कैसे लिखेंगे, एफ स्टार का ए स्टार ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है, ए ऐसे ही लिख दिया है, देन एफ सॉरी यहाँ पे e रेज टू माइनस टू आई एक्स है, मगर e रेज टू माइनस टू आई एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, e रेज टू प्लस टू आई एक्स मल्टीप्लाइड बाय, तो ये होगा f स्टार, f क्या होगा, a इंटू ई रेज टू माइनस टू आई एक्स, और यहाँ पे dx होगा। बट यहाँ पे लिमिट्स क्या अप्लाई करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 5, और ये हमें इवेल्युएट करना है, दिस शुड बी इक्वल टू 1, दिस शुड बी इक्वल टू 1। और अब ये दोनों अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है दैट इज जस्ट 1, क्योंकि e रेज टू प्लस टू आई एक्स मल्टीप्लाइड बाई e रेज टू माइनस टू आई एक्स, ये हो जाएगा e रेज टू 2ix माइनस 2ix, विच इज e रेज टू 0, विच इज 1, ठीक है। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे बचा क्या, a स्टार इंटू ए, ठीक है, और a स्टार इंटू ए ये तो कॉन्स्टेंट्स है तो वो तो बाहर निकाल सकते हैं, तो a स्टार इंटू ए इंटीग्रल 1 to 5 dx इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू हमें मिल जाना चाहिए। तो अब ये कैसे सॉल्व करना है देख लो, सिंपल सा इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता है, सिर्फ x, a स्टार इंटू ए, अब a स्टार इंटू ए का क्या होना चाहिए, फॉर अ फंक्शन fx which one of the following is a value of a such that the function is normalized for the given range of values, ठीक है। अब ये a star into a क्या होता है, this is mod of a squared, this is mod of a squared, और integral of dx is just x, तो यहाँ पे लिख देते हैं x from 1 to 5 and this is equal to 1, ठीक है। so therefore mod of a squared into 5 minus 1 is equal to 1, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, ये 5 माइनस 1 4 है, वो नीचे चला जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन 4 आ जाएगा, राइट, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 4, करेक्ट, राइट। सो देयरफॉर a will be equal to square root of 1 upon 4, square root of 1 upon 4 कितना है, square root of 1 upon 4 will be 1 upon 2, okay, square root of 1 upon 4 will be 1 upon 2। अब उन्होंने पूछा क्या है, फॉर अ फंक्शन which one of the following is the value of a such that the function is normalized for the given range of values, ठीक है। अब ये जो a का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, इसको अगर नॉर्मलाइज करना है, ओके, इफ यू वांट टू नॉर्मलाइज दिस पर्टिकुलर फंक्शन, then what should be the value of a,
ओके, तो इस केस में हमारा आंसर आया है a इज इक्वल टू नॉट 1, नॉट 0, नॉट 2, नॉट 3, बट a इज इक्वल टू हाफ। का मतलब है ये जो आंसर्स दिए हैं ये सारे के सारे गलत हैं। ओके, ये जो आंसर्स दिए हैं ये सारे के सारे गलत दिए हैं, तो हमें a इक्वल टू हाफ आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अगर आप कॉन्टेस्ट करोगे तो आपको इस क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिल जाने चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 80। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 81 टू 100 भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन भी दबाओ, नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि जिन लोगों को 81 टू 100 क्वेश्चंस में कौन कौन से प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस है ये जिन लोगों को ढूंढना है वो भी आपको आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, नोटिफिकेशंस ऑन कर दो सब्सक्राइब करने के बाद ताकि नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है ये भी आपको पता चले। ओके, सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय फ्रॉम मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।